समय हर किसी के पास होता है, लेकिन उसकी कीमत हर कोई नहीं जानता है। काफ़ी सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि टाइम इज़ मनी, समय ही सब कुछ है, इसलिए इसे अच्छी तरह से मैनेज करना हम सभी को आना चाहिए। हम सभी की ज़िंदगी में हर रोज़ 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा समय हमारे पास होने पर भी हमें समय की कमी आजकल इतनी ज़्यादा क्यों महसूस होती है? जबकि ऐसा नहीं है कि हम समय को मैनेज करना नहीं जानते या नहीं करते हैं। हम हर तरफ से अपने समय को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कोई क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम करने के लिए निकाल सकें। हम खुद को मल्टीटास्कर बनाने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब कि एक ही समय में एक से ज़्यादा काम निपटाने के स्किल डेवलप करते हैं। जैसे सुबह ब्रश करते हुए न्यूज़ हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं, शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर चाय पीते हुए हमारी नज़र होती है, नहाते हुए पूरे दिन की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती है। पर ऐसा करते हुए एक समय के बाद हम खुद उस समय के जाल में फंस जाते हैं और हमें अपनी लाइफ बड़ी ही मुश्किल लगने लगती है। ऐसा कहा और माना जाता है कि औरतें पुरुषों की तुलना में काफ़ी अच्छी मल्टीटास्कर होती हैं और वो टाइम को मैनेज करना अच्छे तरीके से जानती हैं। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए दूध भी साथ ही साथ गर्म कर लेती हैं, मोबाइल पर बात भी कर लेती हैं और अपने पूरे दिन की प्लानिंग भी कर लेती हैं। पर टाइम को मैनेज करने के लिए मल्टीटास्किंग करने के बावजूद भी हर किसी को अपने लिए समय की कमी तो फिर भी महसूस होती ही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पर इन 24 घंटों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है। हम अपने दिन के केवल 58% समय को ही कंट्रोल कर पाते हैं और बाकी बचा 42% हमारे हाथ से फिसलता जाता है और हम उसे देखने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा कि समय की असली कीमत केवल वो ही इंसान बता सकता है जिसे अपना मनपसंद काम करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। जैसे कि अगर आपको ऑडियो बुक सुनने का शौक है और आप इसे चैन से सुनने के लिए रोज रात 1 घंटा ही निकाल पाते हैं, तो आपको अपना वो 1 घंटा बहुत कीमती जान पड़ेगा। समय की कीमत हर इंसान की नज़र में अलग अलग होती है। किसी प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका के साथ बिताया समय उसे बहुत कीमती लगता है, तो एक माँ को अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए दिया गया अपना समय बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। किसी स्टूडेंट के लिए उसका पढ़ाई का समय ज़्यादा कीमती होता है, तो बच्चे के लिए खेलने का समय उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती समय होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि समय कीमती नहीं होता है और ना ही टाइम इज़ मनी होता है, तो आपको हैरानी ज़रूर होगी, है ना? आज हम जिस किताब के बारे में बातें करने जा रहे हैं, उस किताब के लेखक डेविड कडावी का कुछ ऐसा ही मानना है। वो ऐसा क्यों मानते हैं और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कौन सी नई बातें और टेक्निक्स बताते हैं, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब की बुक समरी। टाइम मैनेजमेंट। लेखक को जब पहली बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उनकी हालत बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह थी। उन्हें उस बुक के लिए तकरीबन 50,000 शब्द लिखने थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो दिन के 100 शब्द भी लिख सकें। जब हमारे ऊपर किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन का प्रेशर होता है, तो ऐसे वक्त में टाइम को मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के लेखक डेविड की हालत भी पहली बुक लिखते समय कुछ ऐसी ही थी। वो घंटों पेपर पेन लेकर बैठे रहते और पूरे दिन में केवल 15 या 20 मिनट ही कुछ लिख पाते थे। अगर हम किसी काम को समय पर पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे और फिर भी हमें अपने उस काम में कोई प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल थर्मामीटर के पारे की तरह बढ़ने लगता है। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है और हर कोई फ्रस्ट्रेशन वाली इस हालत से बाहर निकलना चाहता है। लेखक ने टाइम मैनेजमेंट पर लिखी हुई बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन उनमें बताई गई टेक्निक्स उनके लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हुई, तो उन्होंने इस बारे में एक अलग एंगल से सोचना ही शुरू कर दिया और टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। दोस्तों, अगर हम अपने टाइम का ठीक से यूज़ करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा गोल ज़्यादा पैसा कमाना है तो हम वो भी पैसे कमा सकते हैं। पर क्या आप एकदम ठीक तरह से जानते हैं कि आपके पास पूरे दिन में कितना टाइम होता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई इंसान महीने में 20,000 रुपये कमाता है तो उसके लिए उसे महीने के तकरीबन 25 दिन रोज़ 8 घंटे काम करना पड़ता है। इसका मतलब वो इंसान पूरे महीने 200 घंटे काम करता है। तो अगर उसके 1 घंटे की कीमत रुपयों में की जाए तो वो 100 रुपये पर आवर्स निकलती है। अब ज़रा सोचिए, अगर वो इंसान अपने दिन का 1 घंटा भी बर्बाद कर देता हो तो वो अपने 100 रुपये का नुकसान कर लेता है। अगर वो एक दिन काम नहीं करता है तो दिन के 800 रुपये का नुकसान उसे होता है। इसी तरह अगर पूरे साल में रोज़ 1 घंटा बर्बाद होने का हिसाब लगाया जाए तो रुपयों में उसकी कीमत 36,500 रुपये होती है ना? ये बहुत बड़ी रकम।
समय के अनुसार चलने वाले इस रकम के बहुत बड़ी होने के बावजूद इस किताब के लेखक डेविड ये कहते हैं कि समय की कीमत इंसान के काम करने के घंटों के हिसाब से नहीं तय की जा सकती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिससे पहले इंसान किया करते थे, लेकिन आज उसे मशीनें कर रही हैं। इसी तरह आज जो काम इंसान कर रहा है उसमें से भी कई काम तो ऐसे हैं जिनका ऑटोमेशन हो सकता है और भविष्य में उन कामों को भी करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन या मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले काम की गति बहुत ज़्यादा होती है जिसे कोई भी इंसान कभी भी टारगेट नहीं कर सकता है। डेविड के कहने का मतलब यहाँ ये है कि धीरे धीरे दुनिया में इंसानों के माध्यम से किए जाने वाले काम कम होने लगेंगे और वो सभी ऑटोमेशन के जरिए होने लगेंगे। तब इंसान के समय की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी और कीमत होगी तो केवल उसके माइंड की। लेकिन यहाँ एक और बात पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कामों का ऑटोमेशन कभी नहीं हो सकता। उनका ऑटोमेशन हो भी गया तो उससे इंसान को प्रोडक्शन स्पीड तो मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसे फिर भी दूसरे इंसानों पर ही डिपेंड रहना होगा। ऐसे कामों की लिस्ट में डेविड ने उन सारे कामों को रखा है जिसे करने के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी कीमती चीज़ है जो केवल इंसान ही दे सकता है, मशीनें कभी नहीं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आजकल किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई किताब का अनुवाद ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कर अपनी पसंद की लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन वो टूल्स उस किताब के शब्दों में छिपे हुए इमोशंस नहीं दे सकता है। और यही कारण है कि अभी आप इंग्लिश में लिखी हुई डेविड कैडावी की इस किताब की हिंदी में लिखी गई समरी कुकू एफएम पर सुन रहे हैं, क्योंकि इसका अनुवाद और इसे आवाज़ देने के लिए इंसानों की क्रिएटिविटी ही काम आ सकती है। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करके पैसा कमाना चाहिए, न कि समय का उपयोग करके। अगर हम केवल प्रोडक्टिविटी को लेकर बात करें तो यहाँ फ्रेडरिक टेलर की टेलरिज्म थ्योरी को मेंशन करना ज़रूरी होगा। फ्रेडरिक टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत से वर्कर्स के काम करने के तरीकों को समझकर एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक स्टॉप वॉच लेकर एक वर्कर को लोहे की पाइप उठाने के लिए कहा और फिर उसका वो काम पूरा हो जाने का टाइम नोट कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी वर्कर को उसी काम को अलग तरीके से करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और इस बार उस वर्कर ने पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम समय में अपने काम को पूरा कर लिया था। फ्रेडरिक ने यह प्रयोग 19वीं सेंचुरी में किया था और इससे पहले किसी भी काम को करने के पीछे लगने वाले समय के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वर्कर्स ने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको केवल काम पूरा करने से मतलब था। फ्रेडरिक की टेलरिज्म थ्योरी से ही प्रोडक्शन को मेजर करने का तरीका पता चला, जिसे आज प्रोडक्शन यूनिट के नाम से जाना जाता है। आजकल जब भी बात टाइम और किसी काम को लेकर होती है तो हम प्रोडक्शन आवर्स और प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पहले सोचते हैं। आप ये ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं तो इसके हर एपिसोड के कंप्लीट होने का टोटल और बचा हुआ टाइम कुकू एफएम ऐप पर आपको ज़रूर दिखाई देता है। टाइम को इस तरह से मेजर करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम अपने टाइम का इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि लोग अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक तीर से दो शिकार वाली बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगे हैं। जैसे कि कोई भी ऑडियो बुक आप घर पर काम करते हुए या ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और आपको ऑडियो बुक सुनने के लिए कोई एडिशनल टाइम नहीं निकालना पड़ता है। लेखक आगे कहते हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो वो समय को भगवान की तरह पूजता है। समय बचाने के लिए वो कई तरह की तरकीबें अपनाता है। लेखक यहाँ अपने पड़ोसी का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो लेखक को जब भी दिखाई देते तो लेखक को वो दौड़ते हुए ही नजर आते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने इस तरह ऑब्जर्व करने के बाद लेखक ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं। यकीनन समय हर किसी की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन समय को बचाने के लिए आजकल हम लोग जिस तरह अपनी ज़िंदगी के दूसरे काम के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं उससे हमें ज़्यादा काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय तो मिल जाता है, लेकिन वो समय हम अगर अपनी नींद को कम कर बचाते हैं तो एक लंबे समय के बाद उसका असर हमारे शरीर पर हुए बिना नहीं रहता है। आजकल लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर और ना जाने कौन कौन सी नई नई बीमारियां देख रहे हैं, वो इसी का असर है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के सही तरीकों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि टाइम को मैनेज करने में लोग कहाँ गलती कर जाते हैं और हम उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। समय की कमी का होना किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। पूरे दिन में हर किसी के पास नौकरी, खाना पीना, मौज मस्ती करना, शौक और सोने के बाद इतना समय तो जरूर बचता है
कि वो इसका उपयोग कुछ नया सीखने या अपनी किसी हॉबी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए कर सके। जो लोग अपने समय को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनको समय की कमी होने का दुख कभी नहीं परेशान करता है, क्योंकि वो अपने समय के एक एक सेकंड का सही उपयोग करना जानते हैं। अगर हमारे पास कुछ समय है और हम उसका प्रोडक्टिव उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने समय का खून कर रहे होते हैं। ये बात सुनने में बड़ी कड़वी है, पर यही सच है। अक्सर जब हमारे पास किसी काम को करने के बाद जो भी समय बचता है, उसे हम फ्री टाइम कहते हैं। कितनी अजीब बात है ना ये। जहाँ एक और लोग समय को भगवान कहते हैं, समय की तुलना पैसों से की जाती है, वहीं दूसरी तरफ बचे हुए समय को फ्री टाइम कहा जाता है। क्या समय को फ्री कहना सही बात है? क्या हम हमारे पास बचे हुए पैसों को फ्री मनी कहते हैं? नहीं ना। तो समय को फ्री कहकर हम खुद ही अपने समय की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने समय को यूज करने की आज़ादी हम सभी को होती है, लेकिन समय बीत जाने पर अगर हम अपने उस समय को यूज नहीं करते हैं तो वो फिर वापस नहीं मिलता है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में उस पैसे से इंटरेस्ट मिलकर उस पैसे की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती। समय का भी ऐसा ही है। अगर हम अपने यूज्ड समय को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में उससे पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर पूरी दुनिया में दो तरह के गलत एजम्पशंस बने हुए हैं। पहला गलत एजम्पशन ये है कि टाइम मैनेजमेंट कमोडिटी की तरह है और हर किसी के पास 1 से 24 घंटे होते हैं। इस किताब की ऑडियो समरी को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी भी यही सोच थी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। डेविड कहते हैं कि किसी भी दो इंसान के ही 24 घंटे नहीं, बल्कि एक ही इंसान के 24 घंटों में हर एक घंटा एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो एक से किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। हमारा मूड, हमारे शरीर की एनर्जी हमारे समय के हर एक पल को अलग तरह से ट्रीट करती है। हो सकता है कि दिन के किसी एक घंटे में हम जितनी अच्छी तरह से सोच सकते हैं, दूसरे घंटे में हम उतनी अच्छी तरह से नहीं सोच सकते। इसलिए भले ही हम सबके पास 24 घंटे यूज करने के लिए हों, लेकिन वो 24 घंटे कभी भी एक से नहीं होते हैं और इसीलिए टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। इस ऑडियो बुक की पूरी समरी सुनने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट टास्क नहीं लगेगा। हम आगे बहुत सी ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिनका इफेक्टिवली यूज कर हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट आसान काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरे गलत एजम्पशन के बारे में डेविड बताते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना भी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं है। 1 मिनट में हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका असर अगले मिनट पर ज़रूर पड़ता है। अगर पहले मिनट में हम किसी वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ले पाते हैं तो दूसरे मिनट को भी हम उतनी इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बात पहले बताए अजम्पशन से ही जुड़ी हुई है और हमारे मूड पर डिपेंड करती है। कुछ गलत या डिज़ायरेबल न होने पर मूड का ठीक न होना बड़ी सामान्य सी बात है जो टाइम मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है। लेखक अपनी बात को कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई लेखक यदि कोई नॉवेल लिखता है तो हो सकता है कि उसकी एक भी कॉपी ना बिके, लेकिन यदि वही लेखक यदि दूसरा नॉवेल लिखता है तो हो सकता है कि वो बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाए। इसी तरह यदि कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो सक्सेस ना भी हो और उसके सक्सेस ना होने पर फिर से दूसरा बिजनेस शुरू करने पर वो उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। हमें यहाँ इन उदाहरणों से समझने वाली बात यह है कि सक्सेस और फेलियर दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलने पर भी दोनों में इन्वेस्ट किया गया समय और की गई मेहनत एक सी ही होती है। लेखक अपने हर नॉवेल को लिखने के लिए एक सी मेहनत करता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेट करने के लिए एक सी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे एक में सक्सेस मिलती है और एक में नहीं। किसी काम का अच्छा या खराब रिजल्ट आना हमारे विचारों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए लेखक फिर से ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर दिन का हर एक मिनट डिफरेंट होता है और डिफरेंट रिजल्ट देने वाला होता है। लेखक की कही गई इन सब बातों से अब तक आप ये तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिव होना कम समय में किसी काम को निपटा लेना नहीं है। प्रोडक्टिविटी तो उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी में बोने के बाद पानी और सूरज की रोशनी के साथ समय की ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर उसमें से पौधा बनता है। आज को प्रोडक्टिविटी के साथ कनेक्ट करें तो ये हमारे माइंड को अच्छे विचार पैदा करने और बनाए रखने के लिए एक तरह की कंडीशन है। लेखक यहाँ अपनी बात को एक और नया मोड़ देते हुए कहते हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए टाइम को मैनेज करने की नहीं बल्कि माइंड को मैनेज करने की ज़रूरत है। क्या है माइंड मैनेजमेंट? माइंड मैनेजमेंट के बारे में ठीक से समझने से पहले आइए उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं। हम जो करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं,
ऐसे सभी टास्क को हम ईजेनआवर मेथड का उपयोग कर प्रायोरिटी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इस मेथड में हर एक टास्क को नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। हम परेटो प्रिंसिपल का 80-20 का रूल भी उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मेथड टाइम को माइंड से कनेक्ट नहीं करती है। टाइम मैनेजमेंट कुछ हद तक वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ टाइम को मैनेज करने की सारी मेथड एक लिमिटेशन पर आकर रुक जाती है। टाइम मैनेजमेंट इंसान के टाइम को ऑप्टिमाइज करती है, जबकि माइंड मैनेजमेंट इंसान की क्रिएटिविटी को ऑप्टिमाइज करती है। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी एनर्जी को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो हमें किसी भी टास्क को प्रायोरिटी लिस्ट या टू डू लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन माइंड को मैनेज करना रेगुलर प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाता है। एक प्रयोग करने जैसा है। जब आप किसी प्रोडक्टिव टास्क को करने को तैयार होते हैं तो पहले खुद से पूछें कि मैं इस वक्त किस काम को करने के मूड में हूँ। फिर खुद से दूसरा सवाल पूछें कि मुझे ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। हम में से कई लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं और ख़ुद को उस लिस्ट में फिट होने के लिए फोर्स करते रहते हैं। कई बार हमारे पास उस टू डू लिस्ट के टास्क को करने के लिए समय तो होता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती है। ऐसे में उन सब टास्क को पूरा करना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा काम लगने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा माइंड उस टास्क को करने के लिए अलाइन हो जाता है, हमारा मूड उस टास्क को करने के लिए बन जाता है, तो जैसे अचानक से सभी कुछ आसान होना शुरू हो जाता है। हम जिस काम को कल पर टालने का मूड बना रहे होते हैं वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल एक फ्लो में होने लगता है और हम उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसा कमाल माइंड को मैनेज करने पर ही हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आसान सा काम हमें उसी वक्त करना होता है, हम उसे 1 घंटे बाद या कल पर बिल्कुल भी नहीं टाल सकते हैं। तब लेखक यहाँ हमें खुद से ये सवाल करने को कहते हैं कि इस काम को करने के लिए कौन सा मूड सबसे अच्छा होगा। इसके बाद दूसरा सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि ऐसा पिछली बार मैंने कब महसूस किया था। ऐसा करने पर हमारे मूड से जुड़ी हुई कंडीशंस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगी और हम उस काम को करने का मूड बना लेंगे। ऐसा करना कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गिटार को बजाने के लिए उसके तारों पर अपनी उंगलियां घुमाना। ये बातें आपको थोड़ी मुश्किल भरी लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लेखक आगे हमें हमारी मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करने के आसान तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। डेविड आगे बताते हैं कि किसी काम को करने का सही मूड दिन के किसी एक समय में बनता है। ये बात उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने के दौरान महसूस की थी। डेविड ने अपने रोज के काम की एक इमेजिनरी ग्रैब बैग बना ली थी और जब भी उनका मूड बदलता वो अपने मूड के अनुसार वो काम उस ग्रैब बैग में से निकाल कर करने लगते। उन्होंने अपने विचारों और उनको एग्जीक्यूट करने के पीछे छिपी हुई बाउंड्रीज को भी पहचानना शुरू कर दिया था। इस तरह जब उन्हें लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा टास्क करने जा रहे हैं तो वो बड़ी आसानी से उस टास्क में छिपे हुए दूसरे छोटे छोटे कामों को पहचानना सीख गए। माइंड को मैनेज करने की इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने ये पाया कि समय की कमी होना एक बहाना होने के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने माइंड को मैनेज कर लेते हैं तो हमें समय की कमी कभी नजर नहीं आती है। लेखक अपने अनुभव हमारे से शेयर करते हुए कहते हैं कि जब वो शिकागो में थे तब वो अपनी राइटिंग को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब थे। वो जैसा चाहते थे वो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी लिख नहीं पा रहे थे। उसी दौरान उनकी नज़र उनके लिखे गए कुछ पुराने आर्टिकल्स पर गई और वो उसे पढ़ने लगे। दोस्तों, किसी भी लेखक के लिए उसका खुद का लिखा हुआ बार बार पढ़ना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन डेविड के उन आर्टिकल्स में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो उसे बार बार पढ़ने की लालच छोड़ नहीं पा रहे थे। उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद डेविड ने यह सोचा कि क्यों वो अब उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। उनके अच्छे आर्टिकल्स में ऐसा तो क्या है जो उनके दूसरे आर्टिकल्स से डिफरेंट बना रहा है। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की कि उनके सारे पुराने और अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने तब लिखे थे जब वो किसी और दूसरे शहर में रह रहे थे। तब उन्होंने अपनी पहली बुक के बारे में भी सोचना शुरू किया जो उन्होंने किसी और शहर में रहकर लिखी थी। वो कहते हैं कि पहली किताब को पूरा करने के बाद उन्हें बड़ी शांति महसूस हुई थी और इसके साथ ही एक डर भी पैदा हो गया था। शांति उन्हें इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपना एक गोल अचीव कर लिया था और डर इस बात का था कि वो भविष्य में और बुक्स लिखेंगे तो क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे। यहाँ डेविड फेमस अमेरिकन पोएट माया एंजेलियो की कही बात को याद करते हुए कहते हैं कि हर इंसान के अंदर छिपी हुई अनकही कहानी को शब्दों में समेटने से ज्यादा बड़ी पीड़ा और कोई नहीं है। नेटेशे ने भी कहा है कि जो इंसान अपने अंदर के वाई यानी परेशानी को पहचान लेता है
वो अपने अंदर के हाउ को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करना सीख लेता है। मतलब कि उसे अपनी परेशानियों को कैसे सुलझाना है या कैसे उस वाई का जवाब पाना है, उस बात के लिए फिर खुद को तैयार कर लेता है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने इस वाई को पहचान लिया था और ये स्वीकार कर लिया था कि उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर के हाउ यानी परेशानियों से निपटने के रास्तों और तरीकों को थोड़ा बदलना होगा। इसके बाद डेविड अपनी क्रिएटिव एनर्जी का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रयास करने लगे। दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट को लेकर इस बुक समरी में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग टिप्स और बातें हैं, तो इस बुक समरी के साथ बने रहें क्योंकि अगले कुछ एपिसोड्स हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होंगे। सिस्टम और स्वीट स्पॉट। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी क्रिएटिव इंसाइट यानी कि रचनात्मक अंतर्दृष्टि क्या है और कैसे ये हमारी एनालिटिक थिंकिंग से अलग होती है, तो हम ये भी जान लेते हैं कि क्रिएटिव इंसाइट के लिए क्रिएटिव स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढा जाए ताकि सही समय आने पर हम अपनी क्रिएटिविटी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। कोई भी क्रिएटिव काम अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि ये मोनोटोनस नहीं होता है, हमेशा एक सा नहीं होता है। कोई भी क्रिएटिव वर्क 4 स्टेज से होकर गुजरता है और जब हम उन चारों स्टेज के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हमारा किसी भी परेशानी का सोल्यूशन पाने के लिए खुद से लड़ना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीच रास्ते में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद को अच्छी तरह से जान लेने के बाद हमारी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं और हमारी हर परेशानी का सोल्यूशन खुद चलकर हमारे पास आने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि जिस तरह टाइम को मैनेज करने के लिए अलग अलग मेथड और स्टेप्स होती हैं, ठीक उसी तरह माइंड को मैनेज करने के लिए कई तरह की मेंटल स्टेट्स होती हैं जो माइंड को लेखक ने अपने अनुभव और रिसर्च से 7 तरह की मेंटल स्टेट्स के बारे में पता लगाया है, जिसकी सहायता से किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट के बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया और पूरा किया जा सकता है। इस बारे में हम आगे जानेंगे। डेविड बताते हैं कि हमारे अंदर रही क्रिएटिव एनर्जी में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी का कम मेहनत कर कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, इस बारे में लेखक एक क्रिएटिव सिस्टम क्रिएट करने की बात करते हैं। ये क्रिएटिव सिस्टम क्या है और कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं। एक प्रोफेसर की छोटी सी कहानी आपने भी कभी सुनी होगी, लेकिन यहाँ लेखक हमें उस कहानी को सुनाकर उसे एक दूसरे ही नजरिए से देखने के लिए कह रहे हैं। एक दिन एक प्रोफेसर क्लास में एक कांच का जार लेकर आए। उन्होंने वो खाली जार स्टूडेंट्स को दिखाकर उनसे जब ये पूछा कि वो जार खाली है या भरा हुआ है, तो सब स्टूडेंट्स ने हंसकर उसके खाली होने का समर्थन किया। तब प्रोफेसर ने उस जार को कुछ बड़े पत्थरों से भर दिया और फिर से स्टूडेंट्स से वो ही सवाल किया। तब सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें ये जवाब दिया कि जार अब भरा हुआ है। तब प्रोफेसर ने हंसते हुए उस जार में छोटे छोटे और पत्थर डाल दिए और स्टूडेंट्स की तरफ देखा। स्टूडेंट्स समझ नहीं पाए कि आखिर प्रोफेसर इस एक्सपेरिमेंट से आखिर बताना क्या चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स का यही मानना था कि जार अब बड़े और छोटे पत्थरों से भर चुका है, लेकिन प्रोफेसर ने उस जार में अब रेत डाली तो वो भी उसमें आ गई। उसके बाद प्रोफेसर ने उस जार में पानी डाला और फिर स्टूडेंट्स से बोले, अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है। दोस्तों, इस कहानी से सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि हमारा दिन का शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, थोड़ा और ज्यादा कुछ करने का स्कोप तो उसमें होता ही है। लेकिन लेखक इस कहानी का कुछ और ही मतलब निकालते हुए कहते हैं कि जार में कौन सी चीज भरी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इंपॉर्टेंट ये था कि वो किस ऑर्डर में भरी गई है। प्रोफेसर अगर जार को पहले रेत से भर देते तो बड़े और छोटे पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। हमारी लाइफ में स्ट्रगल हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम कई बार यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बात का ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है। अगर हम कम इंपॉर्टेंट टास्क को पहली प्रायोरिटी दे देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। किसी भी क्रिएटिव टास्क को करने वाले इंसान के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस टास्क को पूरा करने के साथ उसकी और कौन सी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है। लेखक प्रोफेसर के उस जार को ब्रेन के साथ कंपेयर कर यही कहते हैं कि हमारे ब्रेन की सिचुएशन उस जार की तरह ही होती है और ये पूरी तरह से हम पर ही डिपेंड करता है कि हम अपने ब्रेन को कौन से विचारों और कौन से टास्क से भरते हैं। लेखक के अनुसार किसी भी इंसान का पैशन उस बड़े पत्थर की तरह होना चाहिए जिसे जार में सबसे पहले डाला गया था। मतलब हमारा पैशन हमारे माइंड या ब्रेन में प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हम 2 तरह से किसी भी तरह का विचार करते हैं।
एक डिवर्जेंट और दूसरा कन्वर्जेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया फार्मूला है? तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। डिवर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी टास्क या बात को लेकर अलग अलग एंगल से सोचना। इसी तरह की सोच से हमें नए नए आइडियाज आते हैं, लेकिन उन आइडियाज में से बेस्ट आइडिया को चूज करने के लिए हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब अलग अलग आइडियाज को एक कॉमन गोल ध्यान में रखकर डिसीजन लेना। डिवर्जेंट थिंकिंग शॉटगन स्प्रे की तरह होता है, जिसका निशाना के जगह पर न होकर पूरे एक स्पेसिफिक एरिया पर होता है, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग बंदूक की गोली की तरह होती है, जो केवल एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर लगती है। किसी भी क्रिएटिव काम को करते वक्त इंसान का डिवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इंसान को सोचने पर आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट आइडिया को चूज़ करना चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि अगर बेस्ट आइडिया को चूज़ नहीं किया तो उस आइडिया से बनने वाली प्रोडक्ट के बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। तो आइडियाज़ में से बेस्ट आइडिया को चूज़ करने के लिए हमें अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का पता लगाना होगा। स्वीट स्पॉट कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, ये तो वो टाइम और प्लेस है जहां हम अपना बेस्ट क्रिएटिव वर्क करते हैं। ये जार में रखा वो बड़ा पत्थर है जिस पर हमारा शेड्यूल और रूटीन वर्क डिपेंड होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचाना कैसे जाए। आप सभी ने शब्दों की पहेलियां अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सॉल्व की होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उन पहेलियों को सॉल्व करते वक्त आप क्या सोचते हैं और किस तरह से, किस डायरेक्शन में सोचते हैं? आपका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन लेखक इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं। हम पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में सोचकर बहुत से ऑप्शंस इकट्ठा करते हैं और फिर हम बाद में उन सारे ऑप्शंस में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करने के लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानना इस तरह की शब्द पहेलियों को सॉल्व करने जैसा ही है। हमें इसके बारे में इस बुक समरी के अगले एपिसोड में जानेंगे, लेकिन तब तक आप यहाँ दी गई कुछ शब्द पहेलियां सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसे सॉल्व कर आप अपना क्रिएटिव स्वीट स्पॉट पहचानने के कितने एक्सपर्ट हैं, इसका जवाब इस ऑडियो बुक समरी के आखिरी एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा। तो पेश है आपके लिए कुछ शब्द पहेलियां। हरा आटा लाल पराठा, उसे मिलजुल कर सब सखियों ने। 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूसरा कटे तो फल का नाम, तीसरा कटे तो करूं काटने का काम। बताओ क्या है मेरा नाम? आप सोचिए इसके बारे में। हम मिलते हैं फिर अपने अगले एपिसोड में। फर्स्ट आर रूल। फेमस न्यूरो साइंटिस्ट जॉन कोनियस के अनुसार जब हम कोई भी पहेली सॉल्व करते हैं तो हम एक यूनिक थॉट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। जॉन कोनियस ने उस थॉट प्रोसेस को इंसाइट कहते हैं। उनके अनुसार इंसाइट मतलब अचानक से रियलाइजेशन होना, अचानक से परसेप्शन का बदलना। जब हम कोई भी पहेली सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ सोचने के बाद भी जवाब नहीं मिलता है, तो कभी कभी अचानक से ही माइंड में कुछ क्लिक होता है और हमें जवाब मिल जाता है। कोई इसे यूरेका फैक्टर कहता है, तो कोई इसे आहा मोमेंट, तो कोई इसे क्रिएटिव इंसाइट के नाम से जानता है। लेखक आगे कहते हैं कि अगर हम किसी काम को करते हुए क्रिएटिव इंसाइट फेज से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आइडिया ही बेस्ट आइडिया हो। कोई भी आइडिया तब तक बेस्ट आइडिया नहीं बन सकता जब तक वो हमारे काम से रिलेवेंट और उपयोगी ना हो। हर आइडिया बेस्ट आइडिया क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में जानने के लिए हमें हमारे विचार और दिमाग के मैकेनिज्म को समझना होगा। हम हमारे विचार और दिमाग के मैकेनिज्म को दिवाली या क्रिसमस जैसे त्योहारों पर घर पर लगाई जाने वाली छोटे छोटे बल्ब की सीरीज के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। बल्ब की सीरीज में लगा हर एक बल्ब छोटे छोटे वायर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे भी उन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो बल्ब रोशनी देने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लूज कनेक्शन होने पर सीरीज में जुड़ा हुआ बल्ब ठीक से रोशनी नहीं दे पाता है। इसी तरह हमारे विचार के दूसरे से बल्ब की सीरीज की तरह हमारे दिमाग से कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्शन अगर कहीं लूज होता है तो उसका असर हमारे डिसीजन लेने पर भी होता है। हो सकता है कि जो विचार या आइडिया बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है, अगर उसका कनेक्शन लूज हो तो हमारा दिमाग उसे कैच नहीं कर पाएगा, और केवल इसी वजह से किसी भी काम को उसके क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी बात की आगे बात करते हुए लेखक फिर से यही कहते हैं कि हमारी लाइफ का कोई भी समय एक सा नहीं होता है। जो काम हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह दिन के पहले घंटे में कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले घंटे में हमें उसी तरह के एफर्ट्स डालने पर वो रिजल्ट न भी मिल पाए।
वैसे अगर हम लगातार बिना ब्रेक लिए किसी काम को करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और क्रिएटिविटी पर नेगेटिव असर होना पॉसिबल है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए टाइम का भी इम्पोर्टेंस होता है। और यहाँ ये बात और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम उस समय को अपने कौन से शेड्यूल टाइम से निकालते हैं। अगर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमारे समय का वो हिस्सा हमारे किसी और शेड्यूल टाइम से आता है, जैसे कि स्लीपिंग आवर्स या फैमिली टाइम। लेकिन हम समय और एनर्जी के बीच के रिलेशन को समझ नहीं पाते हैं। हमारी शरीर की एनर्जी दिन में कई बार फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसा माना जाता है कि दोपहर को लंच के बाद हमारे शरीर की एनर्जी सबसे कम होती है और उसी वजह से हमारी आंखें नींद से बोझल होने लगती हैं। डेविड कहते हैं कि हर इंसान के एनर्जी लेवल के हिसाब से उसका स्वीट स्पॉट अलग अलग समय पर हो सकता है। किसी को सुबह जल्दी उठकर क्रिएटिव टास्क करना अच्छा लगता है तो कोई देर रात को इसे करना पसंद करता है। यहाँ ये बात ज़रूरी नहीं होती कि हम कौन सा काम कब कर रहे हैं। ज़रूरी तो ये होता है कि हमारा स्वीट स्पॉट कौन से समय पर ज़्यादा एक्टिव होता है। लेखक अपनी बात को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए हमारे ब्रेन के एक बहुत ही ज़रूरी मैकेनिज्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे शरीर का सबसे एडवांस पार्ट है। ये हमारे सिर के आगे के भाग में एक बहुत ही पतली सी लेयर की तरह होता है, जिसकी वजह से इंसान सोच विचार कर सकता है। इसकी मदद से ही हम लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं और अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। यही हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें फालतू खर्च करने से मना करता है। न्यूरो साइंटिस्ट्स हमारे ब्रेन के इस हिस्से को दिमाग का सीईओ कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग में विचारों की सीरीज को कंटिन्यू रखता है और उन्हीं विचारों को एग्जीक्यूट कर हम पैसा कमा पाते हैं। हमारे दिमाग में हर मिनट जितने भी विचार आते हैं, हमारे दिमाग का यह हिस्सा उन विचारों के बीच इंटरफियर करता है और डिसीजन लेता है। अगर अब किसी वजह से हमारे दिमाग का यह हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है तो हम अपने अच्छे और बेस्ट विचारों को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लेखक यहाँ हमें हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव रखने के लिए समय समय पर दिमाग की छोटी मोटी एक्सरसाइज करने को कहते हैं, और ऐसा करना किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेखक आगे बताते हैं कि हर इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिन के अलग अलग समय पर एक्टिव होता है, और यही वजह है कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर क्रिएटिव काम करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग देर रात जागकर। क्रिएटिव टास्क करने का समय कोई भी हो, लेकिन उस समय हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिव होना ज़रूरी है। और जब ये दोनों बातें एक साथ और एक ही जगह पर होती हैं तो वो ही हमारा स्वीट स्पॉट होता है। तो दोस्तों, स्वीट स्पॉट के बारे में बहुत कुछ जान लेने के बाद अब ये तो आपको ही पता करना होगा कि आपका स्वीट स्पॉट कौन सा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए फर्स्ट आवर रूल के बारे में जानते हैं। डेविड ने अपने स्वीट स्पॉट को पहचान लेने के बाद माइंड मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को जारी रखा और फर्स्ट आवर रूल के बारे में जाना। वो इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे